welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So today we will do unit number 4, chemical bonding. This chapter I have already explained, but still some students have doubt in their minds. So I am explaining again, and still if you have any query then you can send me messages. So I will try to sort out that. तो केमिकल बॉन्डिंग जो है दैट इज ऑल चैप्टर जो है वो आपका सिर्फ केमिकल बॉन्ड को लेकर के है, केमिकल बॉन्ड. सो फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस इन आवर माइंड दैट इज व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन. आखिर एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन क्यों करते हैं, क्या रीजन है. सी हम हैं तो आप बच्चे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, रीजन क्या है पढ़ने का. बेटा आप इसलिए पढ़े क्योंकि आपको आगे जा कर के जॉब चाहिए, ठीक है. आपको अपनी जो लिवलीहुड है वो अर्न करना है, स्टेबल होना है, मीन्स आपको लाइफ में सेटल होना है, स्टेबल होना है. सेम एज ये जो एलिमेंट्स हैं इनको भी स्टेबल होना होता है. सो फॉर गेटिंग देयर स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दे कंबाइंस. सिंपल सा लॉजिक है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए और इस वजह से वो एटम कंबाइंस करते हैं. आपको स्टेबिलिटी चाहिए इसलिए आज स्टडी कर रहे हो. सेम एज एलिमेंट को भी स्टेबिलिटी चाहिए और इस वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं. क्लियर. अब बॉन्ड के रिगार्डिंग आपको जो पता है कितने टाइप्स के कोवेलेंट कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड है, तो बहुत सारे आपने पढ़े भी हैं, कुछ आपके लिए आज न्यू भी है. फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपको पहले से पता है, आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके, नाइट्रोजन. सो क्या है, दे ऑल फॉर्म. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करते हैं, दे शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एंड स्टेबल हो जाते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि पहली ऑर्बिट में एटलीस्ट जो पहली जो पीरियड है उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. बाकी सबका क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो इनको स्टेबल होना है और ऐसे ये स्टेबल होंगे. एंड आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है H की फॉर्म में नहीं, H2 के फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है. क्लियर. स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. तो ये आपके जो बॉन्ड है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. वन अदर एग्जाम्पल ऑफ हेटेरो एटम्स, ये आपका मीथेन. आपने मीथेन भी कर रखा है ना, ठीक है. तो ये जो हाइड्रोजन है सेकेंड, दिस इज ऑफ हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये. क्लियर. हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो देखो कार्बन के पास 4 होते हैं और अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और ये भी ऑलरेडी आपने 10th क्लास में कर रखा है, किया हुआ है ना. तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आप समझ लो. यहाँ पर आप यू कैन से कि मेरे मोस्टली जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स लिखे हुए हैं दे ऑल आर फाउंड इन गैसियस स्टेट. तो यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. क्यों? शेयरिंग की चीज़ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती. कभी भी कुछ होता है, सपोज आपने कोई एक बिजनेस डाला है, शेयरिंग का डाला है, और अपने पार्टनर के साथ कभी भी आपको अगर थोड़ा सा लॉस भी हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो फटाफट मेरा शेयर दे दो और हम अलग हो जाते हैं. यही होता है ना. सेम एज यहाँ पर भी शेयरिंग क्योंकि शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है तो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता. एंड दैट्स वाई इनके जो आपके एलिमेंट्स जो आपके कंपाउंड फॉर्म करते हैं या मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, दे आर फाउंड इन लिक्विड या गैसियस स्टेट. क्लियर. अब क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इनके जो बॉन्ड है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, लो. सॉल्युबिलिटी,
फंडा वर्क करता है, कोवैलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन आयनिक कंपाउंड। तो क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स है ये किसमें सॉल्युबल होंगे, जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, तो ये सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी कार्बन से बने हुए, क्योंकि कार्बन मोस्टली आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, एंड वाटर में ये इनसॉल्युबल होंगे, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज वाटर इज आयनिक कंपाउंड। क्लियर इट इज। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। सो दो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज they don't have free electrons or free ions। ना तो इनके पास free electrons है और ना ही free ions है। As you know that those elements can conduct electricity which have free electrons or free ions। तो यहाँ पर ना तो free ions है और ना ही free electrons है, and that's why they do not conduct electricity। Clear? So this is some properties of covalent bond। Next bond, ionic bond also I will discuss it later in detail। अभी सिर्फ आप थोड़ी सी चीजें डाल लो कि ionic bond is formed due to transfer of electron। ionic bond कैसे बनता है? Due to transfer of electron, and the simplest example वो है NaCl। Why? Because the electronic configuration of sodium is 11, chlorine 17, configuration 281, 287, 1 electron extra, and इसको चाहिए 1 electron to be stable। तो यहाँ से 1 electron, it will donate 1 electron and it will accept 1 electron। So the bond between these elements will form, that is ionic bond। This type of bond is called ionic bond। and क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो नेचुरल है कि इनके बीच में इंटरेक्शन भी ज़्यादा होंगी, अपोजिट चार्जेस है, और इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, दैट विल बी हाई। एडजस्ट किस फॉर्म में करेंगे, क्रिस्टल यानी सॉलिड फॉर्म में। व्हाई? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट्स इट। Solubility, so as you know that ionic compound is soluble in ionic compound, covalent compound is soluble in covalent compound, so they will be soluble in water which is ionic compound। Clear? ionic solvent में, and covalent solvent में या आपके organic solvent में जो कार्बन से बने हुए सॉल्वेंट है ये सॉल्युबल नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज इनका नेचर कोवैलेंट है और इनका आयनिक, अपोजिट नेचर मिक्स नहीं होते। The next thing is that is conductivity। So they do not conduct electricity in its solid state। आपको पता ही है कि solid state में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं they do not conduct electricity। They conduct electricity in molten state or aqueous state। Why? Because in aqueous solution or molten state they dissociate into its ion में डिसोसिएट हो जाएंगे and will conduct electricity। Why? Because for conductivity there will be free electron or free ions। ठीक है, शुड भी होनी चाहिए ना, तो फ्री आयंस होने चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और इनके पास होते हैं आयंस, कब होते हैं, जब हम इनको या तो हीट कर देते हैं तो या मेल्ट हो जाते हैं, या फिर हम इनको एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं, तो दे डिसोसिएट इनटू इट्स आयन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मैंने और भी बताया था कि आयनिक बॉन्ड को थोड़ा सा डिस्कस भी करना है, चलो साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड को। देखो बेटा, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, क्लियर। और तब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, NaCl बनेगा। ओके, अब क्या ये इतना इजीली बन जाएगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन कब निकाले जाएंगे? पहले तो मुझे बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, आपने 3rd चैप्टर में किया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है?
that is ionization enthalpy. The enthalpy, the energy which is required to remove electron from an isolated gaseous atom. Why I am using the word isolate gaseous atom? क्योंकि सॉलिड में से आप इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकते. सो इट्स मीन यहाँ पर जो ये स्टेट है, ये कैसे स्टेट है आपके? गैसियस स्टेट है. ये गैसियस स्टेट कैसे बनेगी? हमारे पास तो सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो गैसियस स्टेट कैसे बनेगी? कौन सी एनर्जी है विच कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस? दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी. सब्लिमेशन एनर्जी. ठीक है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करने हैं? सबसे पहले हमें सोडियम लेना है सॉलिड, फिर उसको हमको करना है सब्लाइम, फिर क्या करना है? आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी है, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Na+ बनेगा. अब क्लोरीन. क्लोरीन तो क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता. अब मुझे Cl2 में से Cl चाहिए, क्लोरीन चाहिए. ठीक है, वही है, तो क्लोरीन चाहिए. तो Cl2 जो है उसमें से टूट करके क्लोरीन कैसे बनेगी? हमें इसको, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, एनर्जी हम देंगे तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा, क्लोरीन आएगा. अब कौन सी एनर्जी है जो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो यहाँ पर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ये एनर्जी निकलेगी. अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई, Na+ और Cl-. अब इनको कंबाइन करके NaCl बनाना है. तो यहाँ पर जब ये आपके आयंस कंबाइन करेंगे और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाएंगे, देन एक एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. तो लैटिस एंथैल्पी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो लैटिस एंथैल्पी है क्या? व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स आयन. तो जब इनके आयंस में से कंपाउंड फॉर्म होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. Ab प्लस लैटिस एंथैल्पी. क्लियर? अब बेटा एक चीज समझ लो, जितनी ज्यादा ये एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर ये बॉन्ड होगा. सपोज यहाँ पे 50 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी निकल रही है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ से निकलेगी तो इन्हीं से. इसका मतलब है इसके पास भी 50 थी, इसके पास भी 50 थी, ये 50 बना और ये 50 kCl एनर्जी निकल गई. ओके, अब अगर मुझे इसको तोड़ना है तो मुझे इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तब ये बॉन्ड टूटेगा. समझ रहे हो इस चीज को? तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्टेबल ये बॉन्ड होगा. याद रखना इस चीज को, जितनी ज्यादा ये एनर्जी होगी, जैसे अब सपोज ये 70 हो जाए तो ये 30 हो जाएगी. इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी कम हो, लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा हो, उतना ही ज्यादा ये स्टेबल बॉन्ड होगा. और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई कंपाउंड कब आपका स्टेबल होता है? जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है. ठीक है, जो फाउंटेन है, नेचुरल फाउंटेन, ऊपर से नीचे क्यों गिरते हैं? फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी. ठीक है, एनर्जी उनकी कम हो रही है ना, और तब वो स्टेबल हो रहे हैं. तो किसी की एनर्जी कम होती है तभी वो स्टेबल होता है. कैसे? आप फूड लेते हो, अब आपको एनर्जी मिल गई, आप टिकोगे, आप इधर जंप करोगे, उधर जंप करोगे. ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी कम हो जाएगी फिर क्या होगा? आप स्टेबल हो जाओगे, बैठ जाओगे शांति से. इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है. तो अगर इस कंपाउंड की एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? रीजन अब आपको पता लग गया, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी और जिस कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा. क्लियर? तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में. क्लियर इट इज? लैटिस एंथैल्पी के बारे में क्लियर हो गया आपको? चलो, अब हम आते
आते हैं और भी जो हमारे बॉन्ड्स हैं, लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है एक तरह का ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट डिफरेंस क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इन्होंने ए बी बना लिया कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, ए बी बन गया, ओके। यहाँ पर क्या होगा, एक एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन एक ही एटम शेयर करेगा, दूसरा एटम नहीं, ठीक है। ऐसा बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मीन्स कोवेलेंट भी है प्लस थोड़ा सा आपका आयनिक भी है, क्यों, ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों का मिक्स ही समझो। कौन सा बॉन्ड है जिसमें एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इसका एग्जांपल है H2SO4। देखो आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना 6, ओके। तो यहाँ पर जो है ये हो गया ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए हाइड्रोजन के, ओके। ये हो गए ऑक्सीजन के 5 6 6, और ये हो गए हाइड्रोजन के एक्स से बना देती हूँ। अब आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के 2 पूरे हैं, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, क्यों, एक सल्फर का एक हाइड्रोजन का, इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया और हाइड्रोजन का। अब सल्फर का ध्यान से देखो, तो सल्फर का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फर के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब क्या करें, अभी तो 2 ऑक्सीजन बची हुई हैं, तो होता क्या है कि इन ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहिए कितने, 8। तो सल्फर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है इस ऑक्सीजन से कि तुम मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना, ये कैसा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाई कोऑर्डिनेट, बिकॉज सल्फर इज शेयरिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ सल्फर है जो शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन की कोई शेयरिंग नहीं है। तो इस तरह का बॉन्ड आपका कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट, और भी बॉन्ड है, अभी तो आपने इतने पढ़े हैं, और भी बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके साथ जब बॉन्डिंग होती है तो हम उस बॉन्डिंग को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम हाँ, ये भी 2 तरह की होती है, पहले आप इसको समझो। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या है कि जब कोई और कंपाउंड है, जैसे इथेनॉल जानते हो ना, 10th में किया हुआ ना, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये रहा आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल एंड वाटर, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो बॉन्ड मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि अलग अलग कंपाउंड के बीच में बना है, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड को मतलब ये नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। अब अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के साथ ऐसे से कर, तो ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्यों, अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है। तो इस तरह की बॉन्डिंग आपकी क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है कि जब सेम कंपाउंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाए। जैसे आप अभी इस कंपाउंड को शायद ना जानो, बट बाद में आपको पता लग जाएगा, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर जो इसका हाइड्रोजन है एंड इसका ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में आपस में ही बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, मीन सेम कंपाउंड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई अंदर ही अंदर। तो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो डिफरेंस क्या होता है,
जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, और जब इंट्रा होती है सेम ही कंपाउंड में अलग से बॉन्डिंग हो गई तो उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे तो नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग क्या है कि जो जैसे आपसे पूछे कि अल्कोहल वाटर में क्यों सॉल्युबल है, क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है और वाटर में घुल जाता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो जब भी ये हो कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल सा आंसर आता है, अभी आप 12th क्लास में आओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये दोनों बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई, ओके। तो ये हो गई आपकी बॉन्डिंग। इसके अलावा फोर्सेस और भी हैं, लाइक कोवेलेंट में ही है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दो तरह के होते हैं, पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन वाला बताया ना, तो ये आपका पोलर है और ये कैसा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसके साथ साथ वंडरवाल फोर्सेस होते हैं जो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और भी ज़्यादा वीक होते हैं। तो ये कुछ फोर्सेस हैं, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ओके। अब आपका बचता है लुईस स्ट्रक्चर एंड, तो बेटा ये हो गई स्टार्टिंग केमिकल बॉन्डिंग की। आपको ये टॉपिक क्लियर है? अगर आपके फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे क्वेरी सेंड कर दो, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इट। क्लियर? आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कि इन टॉपिक में कोई डाउट्स है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।